हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लेंडर की बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज में। चाहे गेम डेवलपमेंट हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आज ऑलमोस्ट हर मूवी, हर एडवर्टीजमेंट में भर भर के 3D विजुअल्स का यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है। 3D विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन गेन करते हैं। एज अ 3D आर्टिस्ट आप जो कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं उसे आप 3D में क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो हमारी क्रिएशंस होंगी वो कंप्यूटर के अंदर तक ही सीमित नहीं रहेंगी, क्योंकि आज मार्केट में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पर 3D प्रिंटर्स भी अवेलेबल हैं। सो आप अपनी क्रिएशन को 3D प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करके उसे रियलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अनलिमिटेड हैं और ब्लेंडर हमारे लिए इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को अनलॉक करता है। ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है, काफ़ी लाइट वेट ये सॉफ्टवेयर है और ये रेगुलर अपडेट होता है। ब्लेंडर काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच प्रोग्राम है जिसमें हम 3D एनिमेशन के साथ साथ 2D एनिमेशन, VFX एंड कंपोजिटिंग, आर्किटेक्ट विजुअलाइजेशन, प्रोडक्ट विजुअलाइजेशन, हार्ड सरफेस मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, प्रोसीजरल 3D मॉडलिंग, मोशन ग्राफिक्स एंड इवन वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात है यहाँ पर ब्लेंडर की कम्युनिटी, ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, हेल्पफुल है एंड सपोर्टिव है। तो आप इन कम्युनिटीज़ में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, डिस्कॉर्ड सर्वर्स में, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और उसका सोल्यूशन जो है वो कम्युनिटी आपको डेफिनेटली प्रोवाइड कर देगी। सो बात की एक बात, ब्लेंडर के अंदर वो सब कुछ है जो आपको एज अ 3D आर्टिस्ट ग्रो करने में हेल्प करेगा। और बिना टाइम वेस्ट करे, बिना ओवरथिंक करे, आप अपनी स्किल के ऊपर काम करते रहिए। सो ब्लेंडर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम आ जाएंगे एंड देन यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और अब यहाँ पर क्लिक करके आप ब्लेंडर का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। देन इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस एकदम सिंपल है। मैं यहाँ पर बिल्ड सेक्शन में जाऊँगा और मैं यहाँ पर ब्लेंडर 3.5 बीटा यूज़ करने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के लिए। ये ब्लेंडर की बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज़ है तो ये मैटर नहीं करेगा कि आप कौन सा वर्जन यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ब्लेंडर 2.8 से लेकर अभी तक जो वर्जन्स आए हैं ब्लेंडर 3.4, 3.5, 3.6, इनमें यूज़र इंटरफेस का कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर ब्लेंडर 3.5 इसीलिए यूज़ करने वाला हूँ ताकि इस वीडियो का जो लाइफ स्पैन है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकूँ। लेकिन आपको यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद जो यहाँ पर स्टेबल वर्जन देखने को मिलेगा आपको वही इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये जो बिल्ड वर्जन्स होते हैं वो पोर्टेबल मोड्स में होते हैं, यानी कि ये सिस्टम में बिना इंस्टॉल किए रन करते हैं। और यहाँ पर ये बीटा और अल्फ़ा स्टेजेस में है, दैट मीन्स इन वर्जन्स के ऊपर अभी काम चल रहा है। जो बीटा वर्जन है वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है अल्फ़ा वर्जन से। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी ऐसा हो सकता है कि ब्लेंडर 3.5, 3.6 या ब्लेंडर 4 सीरीज़ भी स्टेबल वर्जन्स में रिलीज़ हो चुकी हो, बट स्टिल आप काफ़ी कंफर्टेबली इस ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज़ को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि यूआई में यहाँ पर मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ से मैं ब्लेंडर 3.5 बीटा को डाउनलोड कर लूँगा और अल्फ़ा और बीटा वर्जन्स को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, तो इस फाइल को मैं सिंपली एक्सट्रैक्ट करूँगा और यहाँ से मैं फिर ब्लेंडर को लॉन्च कर दूँगा। एंड देन जब हम ब्लेंडर को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ये वाली विंडो है स्प्लैश स्क्रीन और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। ये जो आर्ट वर्क हमें दिख रहा है ये ब्लेंडर में ही एक आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है। यहाँ पर टॉप राइट में आपको ब्लेंडर का वर्जन देखने को मिल जाएगा और नीचे यहाँ पर क्विक सेटअप है। जब हम ब्लेंडर को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं हमें ये क्विक सेटअप तभी देखने को मिलता है और यहाँ पर हम कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, बट हम इन सभी सेटिंग्स को बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे एंड देन हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन अगेन हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि ब्लेंडर में 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र इंटरफेस को 2D एनिमेशन में ओपन करने के लिए या स्कल्पटिंग में, VFX में या वीडियो एडिटिंग में यूज़र इंटरफेस को ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, बट हम यहाँ पर जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर अगर आप इस स्प्लैश स्क्रीन के बाहर कहीं भी क्लिक करते हो तो ब्लेंडर ऑटोमेटिकली जनरल मोड में ही ओपन होगा और कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस हमें देखने को मिल जाएगा। ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस काफ़ी सारे एरियाज़ को मिला करके बनता है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें 4 एरियाज़ देखने को मिल जाएंगे। ये जो सबसे बड़ा एरिया यहाँ पर है ये है 3D व्यू पोर्ट और मैक्सिमम टाइम हम अपना इसी 3D व्यू पोर्ट एडिटर में स्पेंड करेंगे। देन यहाँ पर है आउटलाइनर,
3D व्यू पोर्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हमें आउटलाइनर में देखने को मिल जाते हैं। नीचे है यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज सेक्शन। ये वाला एडिटर काफ़ी तरह की प्रॉपर्टीज़ कंटेन करके रखता है, चाहे फिर वो रेंडरिंग से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या मटेरियल से रिलेटेड, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। और नीचे यहाँ पर है टाइमलाइन। जब हम एनिमेशंस क्रिएट करते हैं तब हम इस एडिटर का यूज़ करते हैं। और आगे यहाँ पर और बहुत सारे एडिटर्स हैं। इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सभी इम्पोर्टेंट एडिटर्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आपका ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस काफ़ी स्मॉल नज़र आ रहा है तो उसी को हम यहाँ पर सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे एडिट में एंड देन हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में एंड इंटरफेस सेक्शन में ये जो रेजोल्यूशन स्केल है इसको हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देंगे। जैसे इस केस में मुझे ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस थोड़ा स्मॉल दिख रहा है तो इसमें मैं रेजोल्यूशन स्केल को जैसे इंक्रीज़ करूँगा तो ब्लेंडर का सारा यूज़र इंटरफेस जो है वो स्केल हो जाएगा। जनरली यहाँ पर मैं 1.2 सेलेक्ट करता हूँ, बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मॉनिटर काफ़ी बड़ा है तो आप इसे थोड़ा और इंक्रीज़ कर सकते हैं 1.3 या 1.4। क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा, लेट्स से 1.3 एंड देन यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। हम किसी भी एडिटर की एजेस के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करके उस एडिटर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये आउटलाइनर है, इसकी एज के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हम इस विंडो को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर अगर मैं इस विंडो को कस्टमाइज़ करूँ तो आप देख सकते हैं ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस टूल सेक्शन में आप अपना माउस ले जा करके अगर आप माउस का स्क्रॉल व्हील यूज़ करोगे तो आप इन हिडन आइकन्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इन सभी ऑप्शंस को देखने के लिए हम यहाँ पर माउस ले आएंगे एंड माउस का स्क्रॉल व्हील जो है वो रोटेट करेंगे और इस तरह से हम जो बाकी की जो सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। सेम फंक्शन यहाँ पर है। अगर हमने विंडो यहाँ पर ज़्यादा छोटी कर दी है तो बाकी के यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हैं इनको देखने के लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल व्हील का यूज़ करेंगे या फिर आप मिडल बटन प्रेस करके माउस को मूव करेंगे तो भी यहाँ पर सेम फंक्शनैलिटी होगी। ब्लेंडर का यूज़र इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इसमें हम एक एडिटर को दूसरे एडिटर में काफ़ी इजीली स्विच कर सकते हैं। जैसे करंटली यहाँ पर 3D व्यू पोर्ट है तो इस 3D व्यू पोर्ट को मैं यहाँ पर क्लिक करके किसी दूसरे एडिटर में भी स्विच कर सकता हूँ। जैसे इस 3D व्यू पोर्ट की जगह मैं आउटलाइनर भी ले सकता हूँ और इस आउटलाइनर की जगह मैं यहाँ पर 3D व्यू पोर्ट ले सकता हूँ। नाउ यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 4 एडिटर्स हैं। अगर मुझे और एडिटर्स भी चाहिए तो उसके लिए मैं उस एडिटर के कॉर्नर के ऊपर माउस को ले जाऊँगा और जब हमारा ये माउस प्लस के आइकन में शो होने लगेगा मैं क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास एक नया एडिटर, एक नया एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इस एरिया में अब मैं कोई भी एडिटर यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर हमें एक और एडिटर चाहिए तो मैं इस एडिटर के किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर माउस ले जाऊंगा। जब माउस प्लस में कन्वर्ट होगा तो मैं क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा नीचे की तरफ और अब इस तरह से यहाँ पर 2 एडिटर्स बन चुके हैं। यहाँ पर मैं कोई भी अलग से एडिटर ओपन कर सकता हूँ और इस तरह से आप ब्लेंडर में मल्टीपल एडिटर्स भी ओपन कर सकते हैं। इनको क्लोज़ करने के लिए हम इनको मर्ज कर देंगे। अगेन हम इस कॉर्नर के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे एंड देन इस एडिटर के ऊपर इसको रिलीज़ कर देंगे। तो जहाँ पर हम माउस को रिलीज़ करेंगे वो वाला एडिटर क्लोज़ हो जाएगा। नो मुझे ये वाला एडिटर क्लोज़ करना है, यानी कि इस एडिटर को मुझे एक्सपेंड करना है तो मैं इस एडिटर में जाऊँगा, इस कॉर्नर के ऊपर क्लिक करूँगा और जो वाला एडिटर मुझे क्लोज़ करना है उस एडिटर की तरफ माउस को ले जा करके माउस को मैं रिलीज़ कर दूँगा। मल्टीपल एडिटर्स क्रिएट करने का एक और सिंपल मेथड है। उसके लिए मैं किसी भी एडिटर की एज के ऊपर अपना माउस कर्सर ले जाऊँगा एंड प्रेस करूँगा राइट क्लिक एंड यहाँ पर हमें वर्टिकल स्प्लिट एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं यहाँ पर वर्टिकल स्प्लिट के ऊपर क्लिक करूँगा और अब मैं किसी भी एडिटर को यहाँ पर वर्टिकल स्प्लिट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे इस स्प्लिटिंग को कैंसिल करना है तो मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा और अगर मुझे इसको कन्फर्म करना है तो मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा। सो अब हमारा 3D व्यू पोर्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है और इस सेकेंड पार्ट में मैं कोई भी एडिटर यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। अगेन क्लोज़ करने के लिए आप एज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड क्लिक करेंगे ज्वाइन एरियाज़
और जो वाला एरिया आपको क्लोज करना है उसके ऊपर माउस को ले जाएंगे एंड देन लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो उससे वो एरिया क्लोज हो जाएगा। सो इस यूज़र इंटरफेस को रीसेट करने के लिए मैं फाइल में जा कर के एक न्यू फाइल ओपन कर लूँगा, फाइल, न्यू एंड जनरल। सो ब्लेंडर में ये जो वर्ड है वो एक तरह से वर्चुअल वर्ड है और इस वर्चुअल वर्ड के अंदर हम जो भी चीज़ें इमेजिन कर सकते हैं उसे हम 3D में क्रिएट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो इस वर्चुअल वर्ड को, इस 3D व्यू पोर्ट को नेविगेट कैसे करना है वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में हमें यहाँ पर एक सर्कल देखने को मिल जाएगा, इसको हम गिज़्मो कहेंगे। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके माउस को मूव करोगे तो आप इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। सो ये गिज़्मो भी साथ में रोटेट होगा और ये हमें इस वर्चुअल वर्ल्ड की एक्सिस को बताएगा। ब्लेंडर में ये जो रेड एक्सिस है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, जो ग्रीन एक्सिस है वो वाई एक्सिस को डिनोट करती है और यहाँ पर एक जेड एक्सिस है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हिडन है बट वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस तरह से। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करके रोटेट करता हूँ तो ये हमें एक्स वाई जेड डायरेक्शंस भी यहीं पर बता देगा। सो इस गिज़्मो के ऊपर लेफ़्ट बटन होल्ड करके अगर माउस को मूव करेंगे तो 3D व्यू पोर्ट जो है वो रोटेट होगा। उसी तरह से ये जो प्लस आइकन है यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग करेंगे तो ये हमारा 3D व्यू पोर्ट जूम होगा और इस हैंड आइकन के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हमारा 3D व्यू पोर्ट मूव होगा। इन बटन्स को आप यहाँ पर क्लिक करके हाइड एंड शो कर सकते हैं। व्यू पोर्ट नेविगेशन का दूसरा मेथड है माउस का मिडल बटन। अगर हम माउस के मिडल बटन को होल्ड करके रखेंगे एंड माउस को मूव करेंगे तो इस तरह से हम इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। माउस का स्क्रॉल व्हील यूज़ करके हम इसे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं और व्यू पोर्ट को मूव करने के लिए हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, देन मिडल माउस बटन होल्ड करके रखेंगे और इस तरह से हम इस 3D व्यू पोर्ट को पैन भी कर सकते हैं। माउस के स्क्रॉल व्हील से स्मूथ जूम नहीं होगा। अगर आपको स्मूथली जूम इन एंड जूम आउट करना है तो आप कंट्रोल प्लस मिडल माउस बटन प्रेस करेंगे एंड देन माउस को मूव करेंगे तो आप स्मूथली 3D व्यू पोर्ट में जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है, 3 बटन माउस नहीं है, तो आप अगर ट्रैक पैड में 2 फिंगर्स स्लाइड करेंगे तो आप इस तरह से 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं या फिर 2 फिंगर्स को ट्रैक पैड के ऊपर पिंच इन एंड पिंच आउट करने से आप जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। नाउ फॉर सम रीजंस अगर आपके ट्रैक पैड के गेस्चर्स काम नहीं कर रहे हैं, आपके पास 3 बटन माउस भी नहीं है, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। 3 बटन माउस से ब्लेंडर यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। बट टेम्परेरी अगर आपके पास माउस नहीं है, ट्रैक पैड के गेस्चर्स भी काम नहीं कर रहे हैं, तो नेविगेशन का एक और मेथड है। इसके लिए हमें जाना होगा एडिट में एंड देन हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में एंड यहाँ पर इनपुट सेक्शन में आकर के ये जो इमुलेट 3 बटन माउस है इस बटन को हम टिक मार्क कर देंगे और अब आप अल्ट की प्लस लेफ़्ट माउस बटन होल्ड करके इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल की प्लस अल्ट की प्लस लेफ़्ट माउस बटन से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं एंड शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस लेफ़्ट माउस बटन से आप 3D व्यू पोर्ट को मूव कर सकते हो। नाउ अगर आप इस 3D व्यू पोर्ट में कहीं गुम हो गए हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके इस 3D व्यू पोर्ट में इस तरह से आ जाऊँगा। तो इस तरह से अगर आप 3D व्यू पोर्ट में कहीं गुम हो चुके हो तो आपको कीबोर्ड का होम बटन प्रेस करना है और जहाँ पर भी इस 3D व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वहाँ पर ब्लेंडर ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी सेटिंग यहाँ पर कर लेंगे। उसके लिए आपको इस एरो आइकन के ऊपर जाना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर शैडो एंड कैविटी को आपको इनेबल कर लेना है। इन दोनों ऑप्शंस को ऑन करने से हम 3D व्यू पोर्ट में रखे ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लाइट है, एक कैमरा है और एक क्यूब है, तो आपको सिलेक्शन करने के लिए सिंपली उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए अब ये कैमरा सेलेक्ट हो चुका है। अगर मैं लाइट के ऊपर क्लिक करूँ तो अब लाइट सेलेक्ट हो चुकी है और अगर मैं क्यूब के ऊपर क्लिक करूँ तो अब क्यूब सेलेक्ट हो चुका है। यही सिलेक्शन आप आउटलाइनर में जाकर के भी लेफ़्ट क्लिक करके इन ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन अगर आप इस 3D व्यू पोर्ट में कहीं खो गए हो तो होम बटन प्रेस करने के बजाय अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स से मैं यहाँ पर क्यूब को सेलेक्ट करूँगा एंड देन कर्सर को 3D व्यू पोर्ट में ले आएंगे एंड कीबोर्ड में जो नंबर पैड में डॉट की है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो जो हमने सेलेक्शन करी होगी वहाँ पर हम फोकस हो जाएंगे।
जैसे कि ये कैमरा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड देन प्रेस करूँगा डॉट की, तो अब सिलेक्शन जो है वो फोकस हो चुकी है। और सारे ऑब्जेक्ट्स को फोकस में लाना है तो आप होम की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हम सिलेक्शन को थोड़ा डिटेल में जानेंगे। इस 3D व्यू पोर्ट में यहाँ पर हमें टूल बार देखने को मिल जाएगी। इसको हम टी प्रेस करके हाइड या शो कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा और इस बॉक्स के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर बॉक्स बनाऊंगा तो अब ये वाले 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सिलेक्शन के कुछ मोड्स हैं, बट हम वीडियो को थोड़ा सिंपल रखेंगे। इंस्टेड मैं आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स बता दूंगा। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या तो आप इस तरह से बॉक्स बना के सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप शिफ्ट की होल्ड करके रखेंगे एंड ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो पुरानी सिलेक्शन है वो डिलीट नहीं होगी और इस तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करना है तो शिफ्ट की आप दबाए रखेंगे एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बार प्रेस करेंगे एंड देन अगेन प्रेस करेंगे जब तक वो ऑब्जेक्ट जो है वो डीसेलेक्ट ना हो जाए। सेलेक्शंस आप आउटलाइनर में शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन के कुछ और फीचर्स हैं जिनको हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट की नेविगेशन सिस्टम, यानी कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है। सो सबसे पहले मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूँगा। मुझे फ़िलहाल ये कैमरा और लाइट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं आउटलाइनर में जा कर के ये जो आई आइकन है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो 3D व्यू पोर्ट से ये जो लाइट है वो हाइड हो जाएगी। और इसी तरह से ये जो कैमरा है, इस कैमरे का जो आई आइकन है इसके ऊपर भी क्लिक कर दूंगा। ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी सेक्शन में आ जाएंगे एंड मेक श्योर ये वाला जो बॉक्स वाला आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करें। हो सकता है कि आप किसी अलग टैब में हो, तो हर एक आइकन यहाँ पर अलग प्रॉपर्टीज़ होल्ड करके रखता है। जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस क्यूब जैसे आइकन के अंदर होती हैं। और अब यहाँ पर आपको लोकेशन, रोटेशन और स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं किसी एक वैल्यू के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूँ तो इस तरह से मैं इस वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट को मैं एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में इस तरह से मूव कर सकता हूँ। सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पर अगर मैं इस आइकन के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर 3 एरोज आ जाएंगे। और अब अगर मुझे इस क्यूब को एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मैं इस रेड एरो के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन ड्रैग करूँगा तो मैं इसे एक्स एक्सिस में मूव कर पाऊँगा। सिमिलरली इस ग्रीन एरो को मूव करने से मैं इसे वाई एक्सिस में मूव करूँगा और इस ब्लू एरो को ड्रैग करने से मैं इस ऑब्जेक्ट को जेड एक्सिस में मूव करूँगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स है रेड कलर का, यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स है ब्लू कलर का और इस तरह से यहाँ पर है एक ग्रीन कलर का। इनका क्या मतलब है? इसके ऊपर अगर आप क्लिक करके ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो वो उस एक्सिस में मूव नहीं होगा जो एक्सिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे इस केस में एक्स एक्सिस में मूव नहीं होगा और ये 2 डायमेंशनल में इस तरह से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में ही मूव होगा। इसी प्रकार ये ब्लू बॉक्स है, ब्लू मीन्स जेड एक्सिस। तो अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन नहीं होगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव करेगा। एंड सेम यहाँ पर है ये ग्रीन एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस में मूव करेगा, वाई एक्सिस में यानी कि ग्रीन एक्सिस में मूव नहीं करेगा। इस मूवमेंट को रीसेट करने के लिए आप यहाँ पर 0 0 0 वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को एक साथ एडिट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड देन माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे एंड जब ये तीनों वैल्यूज सेलेक्ट हो जाएंगी तो आप माउस को रिलीज़ कर देंगे और अब हम इन तीनों फील्ड्स में सेम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 0 पुट करता हूँ और अब ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा से अपनी लोकेशन के ऊपर चला गया है। अगर आप इस वाइट सर्कल के ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को मूव करोगे तो ये एक्स, वाई और जेड एक्सिस में मूव होने के बजाय ये हमारे व्यू पोर्ट एंगल के हिसाब से मूव होगा। अगर जैसे कि इस तरह से मेरा व्यू है और मैं इस वाइट सर्कल के ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट को मूव करूँगा तो ऑब्जेक्ट जो हमारा व्यू है उसी तरह से मूव होगा। नेक्स्ट यहाँ पर रोटेट का बटन है, ये भी सेम काम करता है। वाइट सर्कल को रोटेट करोगे तो हमारे ये व्यू के हिसाब से रोटेट होगा। ये जो रेड सेमी सर्कल है ये एक्स एक्सिस वाला है, ग्रीन वाई एक्सिस वाला एंड ब्लू जेड एक्सिस वाला। और यही रोटेशन आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं।
इसको भी मैं यहाँ पर रीसेट कर देता हूँ। और ठीक इसी प्रकार यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है स्केल का। इसे मैं एक्स एक्सिस में स्केल कर सकता हूँ, वाई एक्सिस में स्केल कर सकता हूँ और जेड एक्सिस में स्केल कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में स्केल करना है, जेड एक्सिस में स्केल नहीं करना है, तो मैं इस छोटे से स्क्वायर के ऊपर क्लिक करके देन ड्रैग करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जेड वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी और बाय डिफ़ॉल्ट स्केल जो है वो 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर हम स्केल की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। और यहाँ पर फोर्थ टूल जो है वो इन तीनों टूल्स का कॉम्बिनेशन है। जो एरोस हैं वो मूवमेंट को डिनोट करते हैं, जो स्क्वायर है वो स्केल को डिनोट करेगा और जो यहाँ पर सेमी सर्कल्स हैं वो यहाँ पर रोटेशन को डिनोट करेंगे। सो इस फोर्थ टूल में मूवमेंट, रोटेशन और स्केल, इन तीनों के गिज़्मो एक साथ हमें देखने को मिल जाएंगे। इसको मैं यहाँ पर रीसेट कर दूंगा 0, 0 एंड 1। देखिए फ्रेंड्स, जब आप नया नया ब्लेंडर सीखते हो तब आप इन बटन्स का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ब्लेंडर शॉर्टकट्स के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, बिकॉज लेटर ऑन जब आपको शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे तो आप इन बटन्स का यूज़ करना बंद कर देंगे। तो इसके शॉर्टकट्स क्या हैं? किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे G, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे माउस के साथ अटैच हो जाएगा। और इस मूवमेंट को अगर हमें कैंसिल करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे। अगेन मैं G प्रेस करके ऑब्जेक्ट को माउस के साथ अटैच कर लूँगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को ग्रैब कर लूँगा। और मूवमेंट को कंफर्म करने के लिए हम लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करेंगे। किसी पर्टिकुलर एक्सिस में ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम G प्रेस करेंगे एंड देन हम X अगर प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट X एक्सिस में मूव होगा, Y प्रेस करेंगे तो Y एक्सिस में मूव होगा और Z प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट Z एक्सिस में मूव होगा। मूवमेंट को कैंसिल करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और मूवमेंट को कंफर्म करने के लिए लेफ़्ट क्लिक करेंगे। हम R प्रेस करके ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे व्यू के हिसाब से रोटेट होगा। X प्रेस करके ऑब्जेक्ट X एक्सिस में रोटेट होना शुरू हो जाएगा। राइट क्लिक करके मैं इसकी रोटेशन कैंसिल कर दूंगा। अगेन R प्रेस करेंगे, देन X से X एक्सिस में, Y प्रेस करेंगे तो Y एक्सिस में और Z प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट Z एक्सिस में रोटेट होगा। कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। और सिमिलर केस है यहाँ पर स्केल का। अगर हम S प्रेस करेंगे तो सारा ऑब्जेक्ट स्केल होने लगेगा। हमें सिर्फ एक एक्सिस में, X एक्सिस में इसे स्केल करना है तो हम X प्रेस करेंगे, Y प्रेस करेंगे Y एक्सिस के लिए और Z प्रेस करेंगे Z एक्सिस के लिए। इसको मैं सिर्फ X और Y एक्सिस में स्केल करना चाहूँगा तो मैं S प्रेस करूँगा। Z एक्सिस को लॉक करने के लिए शिफ्ट प्लस Z प्रेस करूँगा और अब ऑब्जेक्ट Z एक्सिस में स्केल नहीं होगा, ये सिर्फ X और Y एक्सिस में स्केल होगा। सिमिलरली अगर आपको X एक्सिस लॉक करनी है तो आप शिफ्ट X प्रेस करेंगे, Y एक्सिस लॉक करनी है तो आप शिफ्ट Y प्रेस करेंगे। नाउ हर बार हम यहाँ पर 0, 0 एंड 1 मैन्युअली सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इसकी लोकेशन, रोटेशन और स्केल को रीसेट कर रहे हैं। वही काम आप शॉर्टकट्स के साथ भी कर पाएंगे। अगर हम Alt प्लस G प्रेस करें तो इसकी लोकेशन रीसेट हो जाएगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। Alt के साथ R प्रेस करेंगे तो आपकी रोटेशन रीसेट हो जाएगी, बट मेक श्योर आपका ये जो कर्सर है वो 3D व्यू पोर्ट में हो। तो Alt के साथ R प्रेस करूँगा तो इसकी रोटेशन भी रीसेट हो गई है। एंड स्केल रीसेट करने के लिए आप Alt प्लस S प्रेस करेंगे। नेक्स्ट इस 3D व्यू पोर्ट में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स और ऐड करेंगे। सो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो नया ऑब्जेक्ट आएगा वो इसी लोकेशन के ऊपर आएगा। सो हम यहाँ पर जाएंगे ऐड के ऊपर और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यही सेम मेनू आप यहाँ पर शिफ्ट प्लस A प्रेस करके भी ऑन द फ्लाई ओपन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम मैश के अंदर जाएंगे और यहाँ पर एक UV स्फीयर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अगेन शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पर है एक टोरस, यहाँ पर है सिलेंडर एंड यहाँ पर है एक कोन। तो ऐसे हम नए ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे एंड देन इनको हम मैनिपुलेट करके चीज़ों को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पर हमें आउटलाइनर में भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम सिलेक्शन के कुछ और फीचर्स देखेंगे। अगर आप यहाँ पर एम्प्टी स्पेस में क्लिक करोगे तो हमारे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स डीसेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप A प्रेस करोगे तो आपके सभी ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट हो जाएंगे और 2 बार A प्रेस करोगे तो सारे ऑब्जेक्ट्स डीसेलेक्ट हो जाएंगे। जिस भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे
हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज सेक्शन में उसी की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल जाएंगी और देन यहाँ से हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर हम शिफ्ट को होल्ड करके रखें और ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें तो हम मल्टीपल सेलेक्शंस कर पाएंगे। कुछ ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर डीसेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल की होल्ड करके रखेंगे एंड देन यहाँ पर माउस को ड्रैग करके एक बॉक्स बना लेंगे। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स इस बॉक्स के अंदर आएंगे वो अब डीसेलेक्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर लास्ट में क्लिक कर रहे हैं उसकी सिलेक्शन का कलर थोड़ा डिफरेंट है। सभी ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन का कलर यहाँ पर ऑरेंज है, बट यहाँ पर इस सिलेंडर की सिलेक्शन का कलर यहाँ पर येलो है। ये जो येलो कलर की सिलेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है एक्टिव सिलेक्शन। और यहाँ पर प्रॉपर्टी सिलेक्शन में जो भी एक्टिव सिलेक्शन होगी, जैसे इस केस में ये सिलेंडर एक्टिव सिलेक्शन है, तो इसी सिलेंडर की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी जबकि हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पर आउटलाइनर में भी आप एक्टिव सिलेक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सभी की सिलेक्शन का कलर ऑरेंज है और जो एक्टिव वन है उसकी सिलेक्शन का कलर यहाँ पर येलो है। एंड यहाँ पर इस एक्टिव सिलेक्शन के काफ़ी सारे रीजंस हैं, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। आगे इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम इसके काफ़ी बेनिफिट्स देखेंगे। सिलेक्शन के यहाँ पर कुछ और मेथड्स हैं। अगर मैं इस टूल के ऊपर लेफ़्ट बटन होल्ड करके रखता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स है। अगर मैं इस ट्वीक को सिलेक्ट करूँ तो मैं इससे ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट इससे मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बॉक्स बना करके सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। इससे मैं ऑब्जेक्ट्स को ईजिली मूव कर सकता हूँ। इस सिलेक्शन का हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट, और यहाँ पर बॉक्स की जगह एक यहाँ पर हमारे पास सर्कल बन जाएगा और यहाँ से हम इस सर्कल का रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन एम्प्टी एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी ऑब्जेक्ट्स डीसेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन है सेलेक्ट लेसो, और इस टूल से हम फ्री हैंड सेलेक्शन भी कर सकते हैं। इन सिलेक्शन मोड्स को आप यहाँ पर W प्रेस करके भी कीबोर्ड के ऊपर स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेलेक्ट बॉक्स ही सेलेक्ट करें। बाय द वे, इस टूल बार को अगर आपने T प्रेस करके हिडन रखा हुआ है तो आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार क्लिक करके भी इन टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। शिफ्ट A प्रेस करके न केवल हम इन बेसिक ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं बल्कि इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए यहाँ पर इमेजेस ऐड कर सकते हैं, लाइट्स, कैमरा, फोर्स फील्ड्स। सो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। धीरे धीरे हम सभी ऑप्शंस को यहाँ पर अनलॉक करेंगे। बाय द वे, यहाँ पर इस गिज़्मो में एक्सिस के नेम्स लिखे हुए हैं X, Y एंड Z। इनके ऊपर क्लिक करके आप अपने 3D व्यू पोर्ट को फ्रंट व्यू, बैक व्यू, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम व्यू में भी स्विच कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर Y के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं यहाँ पर बैक व्यू में आ चुका हूँ। अगेन मैं इस Y के ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मैं फ्रंट व्यू में आ चुका हूँ। और इस तरह से आप फ्रंट एंड बैक व्यू में स्विच कर सकते हैं। अगर मैं X के ऊपर प्रेस करूँगा तो आप राइट और लेफ्ट व्यू में स्विच कर सकते हैं। अगर हम Z के ऊपर प्रेस करेंगे तो आप टॉप एंड बॉटम व्यूज़ में स्विच कर सकते हैं। यही काम आप नंबर पैड 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में, कंट्रोल 1 प्रेस करके बैक व्यू में, 3 से राइट व्यू एंड कंट्रोल 3 से लेफ्ट व्यू, 7 से टॉप व्यू एंड कंट्रोल प्लस 7 से बॉटम व्यू में स्विच कर सकते हैं। और 9 प्रेस करने से आप जिस भी व्यू में होंगे वो व्यू आपका इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी हम बॉटम व्यू में हैं, 9 प्रेस करेंगे तो हम टॉप व्यू में आ जाएंगे। अगेन 9 प्रेस करेंगे तो बॉटम व्यू में। सेम इसी प्रकार अगर फ्रंट व्यू में है, 9 प्रेस करेंगे तो बैक व्यू, अगेन 9 प्रेस करेंगे तो फ्रंट व्यू। अगर आपकी कीबोर्ड में नंबर पैड नहीं है तो आप चाहेंगे एडिट में एंड देन प्रेफरेंसेस में, और इनपुट सेक्शन में हम यहाँ पर इमुलेट नंपैड वाले ऑप्शन को इनेबल कर देंगे। अब नंबर पैड की जगह आप इन बटन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड में टैब के ऊपर एक की है जिसे हम टेल्टा की कहते हैं। इसको अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो हमारे सामने एक पाई मेनू ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी हम लेफ़्ट, फ्रंट, टॉप, बैक, राइट इन व्यूज़ में स्विच कर सकते हैं। देखिए, जनरली हमारा जो व्यू रहता है वो पर्सपेक्टिव मोड में रहता है, लेकिन जब हम मॉडलिंग करते हैं या डिफरेंट व्यूज़ जैसे फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम इन व्यूज़ में स्विच करते हैं, या फिर अगर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारा व्यू जो है वो पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक व्यू में स्विच हो जाएगा। और ऑर्थोग्राफिक में हमें ऑब्जेक्ट्स काइंड ऑफ 2 डायमेंशनल या फिर फ्लैट नज़र आते हैं। आप कीबोर्ड के ऊपर 5 प्रेस करके भी पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक मोड में स्विच कर सकते हैं।
इन दोनों व्यूज़ को थोड़ा और समझने के लिए ये वाला जो स्फीयर है इसको मैं शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करूँगा, देन एक्स एक्सिस में इसे लॉक करूँगा एंड यहाँ से अब मैं इसको वाई एक्सिस में इस तरह से मूव कर दूँगा। तो यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में हमें डेप्थ भी नज़र आ रही है। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमसे काफ़ी दूर है वो हमें स्मॉल नज़र आ रहा है। सो इससे हमें डेप्थ का रियलाइजेशन हो रहा है। अगर इस पर्सपेक्टिव मोड को मैं ऑर्थोग्राफिक में स्विच कर दूं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो स्फीयर्स हैं वो मुझे सेम साइज के नज़र आ रहे हैं, यानी कि इस व्यू से ऑर्थोग्राफिक मोड में मुझे डेप्थ नज़र नहीं आएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हम जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो हमेशा इस 3D व्यू पोर्ट में जो इसका वर्ड का ओरिजिन है इसी लोकेशन में यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं। उसका रीज़न है यहाँ पर ये वाला 3D कर्सर। इस व्यू पोर्ट में ये 3D कर्सर जहाँ भी होगा हमारा नया ऑब्जेक्ट जो है वहीं पर क्रिएट होगा। और इस 3D कर्सर की हम लोकेशन कैसे चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पर टी प्रेस करके इस टूल बार में आ जाएंगे और यहाँ पर ये वाला जो सेकेंड ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। और अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ एंड देन शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर कोई नया ऑब्जेक्ट ऐड करूँ तो वो इस लोकेशन में आएगा। इस क्यूब के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो अब हमारा जो 3D कर्सर है वो इस क्यूब के ऊपर आ चुका है। और अब अगर हम शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो वो नया ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड होगा। 3D कर्सर की लोकेशन को चेंज करने के लिए हम शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं मेन सेलेक्शन में आ जाऊँगा और इस कर्सर की लोकेशन चेंज करने के लिए आप शिफ्ट प्लस राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो 3D कर्सर वहाँ पर चला जाएगा। तो जहाँ पर भी आप शिफ्ट प्लस राइट क्लिक करोगे 3D कर्सर हमारा वहाँ पर चला जाएगा और अब हम नया ऑब्जेक्ट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इस 3D कर्सर के हम यहाँ पर कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 3D कर्सर को ले आऊँगा और अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला UV स्फीयर जो है वो इस 3D कर्सर की लोकेशन के ऊपर चला जाए तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस एस जैसे ही प्रेस करूँगा यहाँ पर एक पाई मेनू ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे सिलेक्शन टू कर्सर एंड जैसे ही कीबोर्ड के बटन्स को रिलीज़ करेंगे हमारा जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो कर्सर की लोकेशन के ऊपर चला जाएगा। अगर मैं 3D कर्सर को इस ऑब्जेक्ट के बीचों बीच लाना चाहूँगा तो मैं अगेन इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा एंड प्रेस करूँगा शिफ्ट प्लस एस एंड इस बार मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा कर्सर टू सेलेक्टेड। तो हमारा जो 3D कर्सर है वो अब यहाँ पर आ जाएगा। नाउ अब मैं यहाँ पर एक नया क्यूब अगर ऐड करूँगा तो यहाँ पर परफेक्टली दो क्यूब्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और ऐसी सिचुएशंस में हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हमने कौन सा क्यूब सेलेक्ट करके रखा है। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट्स को साथ साथ में रीनेम करना एक अच्छी हैबिट है। सो मैं यहाँ पर आउटलाइनर में जाऊँगा और यहाँ पर मैं डबल टैप करके इस क्यूब को नेम दे दूँगा और अब मैं आउटलाइनर से इन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर इस क्यूब को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। अब इसके अंदर वाली जो क्यूब है वो मुझे नज़र नहीं आएगी। उसको देखने के लिए हम अपनी व्यू पोर्ट शेडिंग को चेंज करेंगे। यहाँ पर इस वायर फ्रेम वाले ऑप्शन को हम इनेबल कर देंगे और इसको इनेबल करने से ये वाला बटन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी वाला बटन है और देखिए अब आप आसानी से देख सकते हैं कि इस क्यूब के अंदर एक और क्यूब भी है। अगेन हम पहले वाली शेडिंग मोड में आ जाएंगे। इसका शॉर्टकट है Z। अगर आप Z होल्ड करके रखोगे तो हम यहाँ पर वायर फ्रेम और सॉलिड व्यू में स्विच कर सकते हैं। आप इस शेडिंग व्यू में भी अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। उसके लिए हमें इस एक्सरे बटन को इनेबल करना होगा और देखिए इस तरह से भी हम इन दोनों क्यूब्स को देख सकते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट इस लोकेशन के ऊपर होंगे वो बारी बारी से सेलेक्टेड होते रहेंगे। इस बटन को ऑन ऑफ करने का शॉर्टकट है Alt+Z। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर दूँ स्फीयर और अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स क्लिक करूँ तो बारी बारी से अब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेलेक्ट होंगे। नाउ एट दिस पॉइंट हम आउटलाइनर के कुछ और फीचर्स देख लेंगे। देखिए ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर 3D व्यू पोर्ट में हैं वो करंटली इस कलेक्शन के अंदर हैं। इस कलेक्शन को एक्सपेंड या मिनिमाइज करने के लिए हम इस बटन का यूज़ करेंगे। ब्लेंडर में कलेक्शंस एक तरह से फोल्डर्स का काम करते हैं। हम इन कलेक्शंस में ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। नई कलेक्शन बनाने के लिए हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप माउस को आउटलाइनर में होवर करके C प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पर हमारे पास कलेक्शंस बन जाएंगी।
इस नई कलेक्शन के ऊपर हम डबल टैप करके इसको रीनेम करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे टोरस। और अब हम इस 3D व्यू पोर्ट में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एट द मोमेंट ये दोनों टोरस जो हैं वो इस कलेक्शन के अंदर हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इस कलेक्शन से निकल के इस टोरस वाली कलेक्शन के अंदर आ जाएं। तो इसके मल्टीपल वेज हैं। मैं इस कलेक्शन को एक्सपेंड करूँगा एंड यहाँ पर ये वाला जो टोरस है इसके ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करूँगा और इस नई कलेक्शन के ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। एंड ये वाला जो हमारा दूसरा टोरस है इसके ऊपर भी क्लिक एंड ड्रैग करके इस कलेक्शन के ऊपर रख दूँगा। और अब हमारे ये जो दोनों टोरस हैं वो इस नई कलेक्शन के अंदर आ गए हैं। और अब मैं इन दोनों टोरस को इस 3D व्यू पोर्ट से हाइड करने के लिए इस कलेक्शन के ऊपर जो यहाँ पर आई आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा और यहाँ से ये दोनों टोरस जो हैं वो गायब हो चुके हैं, वो हिडन हो चुके हैं। इस तरह से मैं एक न्यू कलेक्शन बनाऊँगा सी प्रेस करके एंड इसको नाम दे दूँगा क्यूब्स। एंड ऑब्जेक्ट्स को मूव करने का एक और मेथड है। उसके लिए हम यहाँ पर इन दोनों क्यूब्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन कीबोर्ड के ऊपर M प्रेस करेंगे। तो M से क्या होगा, M से हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरी कलेक्शन में मूव कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव कर देंगे क्यूब्स के अंदर और अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स इस क्यूब वाली कलेक्शन के अंदर आ चुके हैं और इसको भी हम यहाँ पर हाइड कर देंगे। यहाँ पर एक और क्यूब है, इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे एंड देन M प्रेस करके इसको क्यूब वाली सिलेक्शन के अंदर डाल देंगे। और क्योंकि ये क्यूब वाली सिलेक्शन यहाँ पर हिडन है तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा और बाकी के ये जो भी ऑब्जेक्ट्स बचे वो इस कलेक्शन को बिलोंग करते हैं। इसका भी हम कुछ प्रॉपर नाम दे देंगे और इस तरह से आप पूरी की पूरी कलेक्शंस को हाइड या शो कर सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर हम आउटलाइनर को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। हम यहाँ ऑब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे H की। लेट्स से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी हम हाइड करेंगे तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी हम सेलेक्ट करेंगे एंड प्रेस करेंगे H की। तो अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी हाइड हो चुके हैं। अगर हम Alt+H प्रेस करेंगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हाइड हैं वो सभी अनहाइड हो जाएंगे। या फिर इन ऑब्जेक्ट्स को 1 बाय 1 अनहाइड करने के लिए आप उस कलेक्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के आगे ये वाला जो आई आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके इनको अनहाइड कर देंगे। नाउ इन ऑब्जेक्ट्स में हमें कलर कैसे करना है वो देखने से पहले हम सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में जान लेंगे। सो इनको समझने के लिए मैं बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर हाइड कर दूंगा। सो सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन को जान लेंगे और इस वीडियो में ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशंस के हम यहाँ पर दो ही ऑप्शन देखेंगे, ग्लोबल एंड लोकल। देखिए फ्रेंड्स, ग्लोबल एक्सिस का यहाँ पर मतलब है इस 3D व्यू पोर्ट की एक्सिस और ये एक्सिस हमेशा ऐसे ही रहेंगी। अगर मैं इस 3D व्यू पोर्ट के फ्रंट व्यू में जाऊँ तो हमारी एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल में रहेगी और जेड एक्सिस हमेशा यहाँ पर वर्टिकल रहेगी। यानी कि इस 3D व्यू पोर्ट की एक्सिस जो है वो फिक्स्ड है। और लोकल एक्सिस का मतलब है किसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की एक्सिस। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ऑब्जेक्ट्स को इस 3D व्यू पोर्ट में ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो लोकल एक्सिस होती है वो ग्लोबल एक्सिस के इक्विवेलेंट होती है। यानी कि 3D वर्ल्ड में अगर एक्स एक्सिस इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस भी इस तरफ होगी। अगर इस 3D व्यू पोर्ट की वाई एक्सिस इस तरफ है तो इस ऑब्जेक्ट की वाई एक्सिस भी इस तरफ होगी। जैसे यहाँ पर मैं फ्रंट व्यू में जाऊँ तो आप देख सकते हैं ग्लोबल की एक्स एक्सिस इस तरफ है हॉरिजॉन्टल में और इस ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस भी इस तरफ है हॉरिजॉन्टल में और ऑब्जेक्ट की जेड एक्सिस जो है वो इस 3D व्यू पोर्ट की जेड एक्सिस के पैरेलल में है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अब यहाँ पर रोटेट करूँ तो यहाँ पर आप देखिए इस ऑब्जेक्ट की जो अब एक्स एक्सिस है वो वर्ड की एक्स एक्सिस के साथ मैच नहीं कर रही है। यानी कि ये दोनों एक्सिस अब पैरेलल में नहीं है और इस प्रकार अब इस ऑब्जेक्ट की जो जेड एक्सिस है वो इस वर्ड की जेड एक्सिस के साथ अब पैरेलल में नहीं है। सो अब अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को अप एंड डाउन मूव करना है तो यहाँ पर मैं लोकल एक्सिस की जगह ग्लोबल एक्सिस सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो गिज्मो है उसकी एक्सिस जो है वो वर्ड के साथ अलाइन हो चुकी हैं। और अब हम ऑब्जेक्ट को अप एंड डाउन इस 3D व्यू पोर्ट में इस तरह से अप एंड डाउन कर सकते हैं। बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अपनी लोकल एक्सिस के अलोंग मूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लोकल सेलेक्ट करेंगे और देखिए अब आप इस तरह से इस ऑब्जेक्ट की जो जेड एक्सिस है इसके अलोंग अब आप इस ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लोबल व्यू में स्विच करूँगा एंड यहाँ पर मैं स्केल ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा
और अब मैं चाहता हूँ कि इस सिलेंडर की जो थिकनेस है, जो इसकी लंबाई है, वो मुझे छोटी करनी है। तो देखिए वो चीज़ मैं ग्लोबल एक्सिस में नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसे वर्ल्ड की जेड एक्सिस के अलोंग स्केल करूँ तो देखिए ये सिलेंडर हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर स्केल नहीं हुआ है, ये स्क्वीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसको अंडू करूँगा और इस केस में यहाँ पर मैं ग्लोबल एक्सिस में नहीं, इसको लोकल की जेड एक्सिस में स्क्वीज़ करूँगा। तो देखिए अब मैं इस तरह से इस सिलेंडर की लोकल जेड एक्सिस को स्केल करके इसकी हाइट को डिक्रीज़ कर सकता हूँ और इस सिलेंडर की शेप जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं हुई है, वो परफेक्ट यहाँ पर सर्कल है। बाय द वे इसकी शॉर्टकट की है कोमा की। इसको होल्ड करके आप लोकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी ईजिली स्विच कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको शॉर्टकट की भी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर एस प्रेस करके ऑब्जेक्ट को स्केल करता हूँ एंड देन मैं जेड प्रेस करूँगा तो ऑब्जेक्ट ग्लोबल जेड एक्सिस में स्केल होगा एंड अगेन जेड प्रेस करूँगा तो अब ऑब्जेक्ट लोकल जेड एक्सिस में स्केल होगा। सेम अगर मैं जी प्रेस करूँ एंड देन जेड प्रेस करूँ तो ऑब्जेक्ट ग्लोबल जेड एक्सिस में मूव होगा एंड अगेन जेड प्रेस करूँ तो ऑब्जेक्ट अपनी लोकल जेड एक्सिस में मूव होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट और बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर मीडियन पॉइंट में होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बीचों बीच एक ऑरेंज डॉट है, ये इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट है और बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो इसी ओरिजिन पॉइंट के अलोंग रोटेट होता है। यहाँ पर इन तीन टूल में से मैं कोई भी टूल अगर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस गिज़्मो की लोकेशन इसी ओरिजिन पॉइंट के ऊपर है और इस ओरिजिन पॉइंट को हम यहाँ पर मूव भी कर सकते हैं। सिर्फ ओरिजिन पॉइंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे एंड अफेक्ट ओनली ओरिजिन्स को हम यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये जो ओरिजिन पॉइंट है इसको अब हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। और जब ये ओरिजिन पॉइंट मूव हो जाए तो मेक श्योर आप ऑप्शंस में जा कर के इसको यहाँ पर ऑफ कर दें, अदरवाइज आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट हमने यहाँ पर मूव कर दिया है और अब हमारा गिज़्मो भी यहीं पर चला गया है। और मैं यहाँ पर अगर रोटेट टूल लेकर के इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से, इस ओरिजिन वाले पॉइंट से रोटेट हो रहा है। इस ओरिजिन पॉइंट को रीसेट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सेट ओरिजिन में यहाँ पर ओरिजिन टू ज्योमेट्री सेलेक्ट करेंगे। और अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करूं तो ये ऑब्जेक्ट अपने सेंटर से रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर पिवट पॉइंट 3D कर्सर सेलेक्ट करूं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पॉइंट से रोटेट होने के बजाय अब यहाँ पर जो 3D कर्सर है इस पॉइंट के अलोंग हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स अनहाइड कर दिए हैं और अब मैं अगर इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूं और अपना 3D कर्सर यहाँ रख दूं तो हमारे सभी ऑब्जेक्ट्स इस 3D कर्सर के अलोंग रोटेट होंगे। अगर मेरा 3D कर्सर यहाँ है तो ऑब्जेक्ट्स इस 3D कर्सर के अलोंग ऐसे मूव होंगे। अगर 3D कर्सर यहाँ है तो ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स सेंटर का और बाउंडिंग बॉक्स में गिज़्मो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स का जो सेंटर पॉइंट होगा गिज़्मो हमारा वहाँ पर आ जाएगा और इस सेंटर पॉइंट के अलोंग जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट्स स्केल होंगे या रोटेट होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडिविजुअल ओरिजिन्स। इंडिविजुअल ओरिजिन्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने अपने ओरिजिन पॉइंट के अलोंग रोटेट होंगे, यानी कि सारे ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअली रोटेट होंगे एंड वहीं बाउंडिंग बॉक्स में सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्टिवली एक साथ रोटेट हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर है मीडियन पॉइंट और सबसे पहले तो आपको मीडियन पॉइंट और बाउंडिंग बॉक्स में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्ट करूँ और मीडियन पॉइंट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर पिवट पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है। सो देन क्वेश्चन अराइज होता है कि बाउंडिंग बॉक्स एंड मीडियन पॉइंट में फिर अंतर क्या है। तो देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करके लगभग यहीं पर रख दूँ और अब मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँ तो अब आप डिफरेंस देख पाएंगे। मीडियन पॉइंट में गिज़्मो थोड़ा इस तरफ चला गया है जहाँ पर ज्योमेट्री हमारे पास ज़्यादा है एंड वहीं बाउंडिंग बॉक्स में हमारा पिवट पॉइंट अभी भी वहीं है। सो बाउंडिंग बॉक्स में इसको विजुअली हमारा सेंटर यहीं पर नज़र आ रहा है तो पिवट पॉइंट यहीं पर होगा।
बट मीडियन पॉइंट में ये ज्योमेट्री को कंसीडर करेगा। तो जिस तरफ ज्योमेट्री ज़्यादा होगी, जिस तरफ वेटेज ज़्यादा होगी, हमारा जो पिवट पॉइंट है वो उसी तरफ जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक और सिलेंडर जो है वो डुप्लीकेट कर दूँ यहाँ पर, और इन तीनों को सेलेक्ट करूँ एंड देन यहाँ पर इस क्यूब को सेलेक्ट करूँ, तो देखिए हमारा पिवट पॉइंट जो है वो थोड़ा और इस तरफ चला गया है। सो ये एक तरह से सेंटर ऑफ मास की तरह काम करेगा। जैसे हम एक पेंसिल को अपनी फिंगर के ऊपर बैलेंस करते हैं, तो जो बैलेंस पॉइंट होता है, जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है, ये वाला पिवट पॉइंट उस तरह से कैलकुलेट होता है। और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है एक्टिव एलिमेंट। सो जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे पास एक्टिव एलिमेंट होगा, हमारे पास गिज्मो उसी के पास चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो उसी पॉइंट से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे अभी गिज्मो यहाँ पर है, तो इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे। अब एक्टिव एलिमेंट ये है, तो ऑब्जेक्ट्स इस पॉइंट से ट्रांसफॉर्म होंगे। यहाँ पर हम इन दोनों ऑप्शंस को, ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशंस एंड ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट्स को एक साथ यूज़ करके काफ़ी पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इंडिविजुअल ओरिजिन्स लूँ एंड इन ऑब्जेक्ट्स को रैंडमली रोटेट कर दूँ एंड देन इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके इनको इनकी लोकल जो z एक्सिस है इसके अलोंग में अगर इनको मूव करूं, तो यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी z एक्सिस के अलोंग मूव होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर स्नैपिंग का, और इसको अगर हम इनेबल कर दें एंड देन ऑब्जेक्ट को अगर हम ट्रांसफॉर्म करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस ग्रिड के साथ अटैच होगा और ऑब्जेक्ट हमारा इंक्रीमेंट्स में मूव होगा। उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्नैपिंग सिर्फ मूवमेंट के ऊपर काम करेगी। रोटेशन एंड स्केल के साथ भी स्नैपिंग इनेबल करने के लिए हम यहाँ पर स्नैपिंग प्रॉपर्टीज़ को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर हम रोटेशन एंड स्केल को भी यहाँ पर इनेबल कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँ, तो ये 5 डिग्रीज़ के इंक्रीमेंट्स में इंक्रीज़ होगा, और उसी प्रकार ऑब्जेक्ट को स्केल करूँ तो ये इंक्रीमेंट्स में स्केल होगा। यहाँ पर एक और स्नैपिंग ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर स्नैपिंग की सेटिंग्स में आप फेस प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे एंड देन अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाओगे, तो वो यहाँ पर स्नैप होने लगेगा। अगर मुझे इस कोन का जो बॉटम वाला पार्ट है वो इस क्यूब के ऊपर परफेक्टली स्नैप करना है, तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मूव करूँगा और सबसे पहले इनको आपस में यहाँ पर काफ़ी नज़दीक रख लूँगा एंड देन मैं ऑब्जेक्ट को मूव करूं एंड इस फेस के ऊपर अपना माउस ले आऊं, तो देखिए हमारा जो कोन है वो अब इस सरफेस के ऊपर स्नैप हो रहा है। इसकी रोटेशन को ऑटोमेटिक अलाइन करने के लिए हम यहाँ पर अलाइन रोटेशन टू टारगेट सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम प्रोजेक्ट इंडिविजुअल फेसेस भी ऑन कर लेंगे। एंड अब हम इस ऑब्जेक्ट को अगर मूव करें, तो देखिए ये क्यूब के साथ स्नैप भी हो रहा है और ऑटोमेटिकली ये रोटेट भी हो रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कोन का जो हाफ पार्ट है वो इस बॉडी के अंदर चला गया है। उसका रीज़न है यहाँ पर ये पिवट पॉइंट। कुछ स्नैपिंग ऑप्शंस में ये भी मैटर करता है। तो जैसे अगर मैं इस ओरिजिन पॉइंट को यहाँ पर नीचे की तरफ मूव कर दूँ एंड अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्नैप करूँगा, तो देखिए ये इस पिवट पॉइंट को अपना बेस मान करके चलेगा और अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्नैप कर रहा है। बाय द वे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जूम करने के लिए आप टिल्डे की प्रेस करके यहाँ पर व्यू सेलेक्टेड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उससे भी आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाएंगे। एक और इसका मेथड है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अल्ट प्लस मिडल क्लिक करोगे तो अब हम उसके ऊपर फोकस हो जाएंगे और अब हम इस ऑब्जेक्ट के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के अराउंड में रिवॉल्व करूँ, तो या तो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को पहले फोकस कर लूँगा या फिर मैं अल्ट प्लस मिडल क्लिक अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर करूँगा, तो अब मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाऊँगा और अब मैं इस ऑब्जेक्ट के अराउंड इस 3D व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकता हूँ। तो हम थे यहाँ पर स्नैपिंग वाले ऑप्शन में। तो इस तरह से आप इन एडवांस फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्नैपिंग ऑप्शन ऑफ है और आप जब ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हों, जैसे यहाँ पर अभी मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ, तो आप कंट्रोल की अगर होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर स्नैपिंग ऑप्शन जो है वो टेम्परेरी इनेबल हो जाएगा और स्नैपिंग की यहाँ पर हमने जो भी सेटिंग्स रखी हुई हैं
ये उसके अकॉर्डिंग बिना यहाँ पर इसको इनेबल किए बस कंट्रोल की होल्ड डाउन करने से हम इन ऑप्शंस को टेम्परेरी इस तरह से भी इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर स्नैपिंग के और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानेंगे जब हम एडिट मोड डिस्कवर करेंगे। और इन टूल्स में लास्ट में हमारे पास ऑप्शन है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। इस टूल का यूज़ भी हम ज़्यादातर एडिटिंग मोड में करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टूल को काफ़ी अच्छे से देखेंगे। इसको अगर मैं यहाँ पर इनेबल कर दूँ एंड देन हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मूव करें तो यहाँ पर हमें एक सर्कल देखने को मिल जाएगा और इस सर्कल को मैं माउस व्हील स्क्रॉल करके छोटा या बड़ा भी कर सकता हूँ। सो इसका साइज़ मैं यहाँ पर इंक्रीज़ करूँगा और इस सर्कल के अंदर अब जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे और जितने ये इस सर्कल से दूर होंगे इनका इन्फ्लुएंस जो है वो उतना ही कम होगा। जैसे यहाँ पर ये कोन है और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं मूव करूँगा सिर्फ कोन को, तो देखिए यहाँ पर मूव तो मैं सिर्फ कोन को ही कर रहा हूँ बट यहाँ पर टोरस भी मूव हो रहा है। और अगर मैं इसका इन्फ्लुएंस जो है वो माउस व्हील स्क्रॉल करके इंक्रीज़ करूँ तो आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगे हैं। नेक्स्ट, जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को इस 3D व्यू पोर्ट में ऐड करते हैं यहाँ पर नीचे हमें एक पैनल देखने को मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पर क्लिक करके एक्सपेंड करेंगे एंड यहाँ से हम कुछ डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ उस ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकते हैं। जैसे इस सिलेंडर का हम रेडियस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वर्टिसेस से हम इसकी जो ज्योमेट्री है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर आपको यहाँ पर सिलेंडर होलो चाहिए तो यहाँ पर हम नथिंग सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्ड के ऊपर है। अगर हम यहाँ पर व्यू सेलेक्ट करेंगे तो जिस तरफ से हम इसको देख रहे हैं, जिस व्यू से हम इसको देख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स हमारा उसी तरह से यहाँ पर रोटेट हो जाएगा। एंड नीचे यहाँ पर लोकेशन एंड रोटेशन भी सेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ सेटिंग्स जैसे लोकेशन रोटेशन जो है वो तो हम बाद में भी चेंज कर सकते हैं बट कुछ ऑप्शंस जैसे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस ये हम लेटर ऑन ऑब्जेक्ट मोड में चेंज नहीं कर पाएंगे। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करूँगा सो यहाँ पर पैनल अब डिसअपीयर हो जाएगा। उसको दोबारा से देखने के लिए हम F9 प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पर अब भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट करके कोई और ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर दिया, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट का मैं यहाँ पर मूवमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा एंड देन मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके F9 प्रेस करूँ तो हमारे पास वो वाली सेटिंग्स हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि F9 से जो हमने लास्ट में ऑपरेशन परफॉर्म किया होता है उसकी ही सेटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर टोरस को मूव किया है तो F9 प्रेस करने से अब मैं यहाँ पर इन सेटिंग्स को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। सो 3D में फाइनल आर्टवर्क जनरेट करने के लिए सबसे पहले हम एक मॉडल तैयार करते हैं। उस मॉडल में हम टेक्सचर्स, हम कलर्स ऐड करते हैं, देन हम लाइट्स ऐड करेंगे एंड फाइनली इस कैमरा से हम 2 डायमेंशनल इमेज जो है वो कैप्चर कर लेंगे और इस तरह से हमारा आर्टवर्क तैयार होगा। ब्लेंडर में यहाँ पर 4 शेडिंग मोड्स हैं। जब हम 3D मॉडल क्रिएट करते हैं तो हम यूजली ये वाला ऑप्शन या फिर ये वायर फ्रेम वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। जब हमें ऑब्जेक्ट्स में कलर्स को देखना हो तो हम इस मटेरियल प्रीव्यू का यूज़ करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वाइट कलर है और जब हमें कलर्स के साथ साथ लाइट्स भी देखनी हो तो हम इस लास्ट वाले ऑप्शन का यूज़ करते हैं। सो अभी यहाँ पर इस 3D व्यू पोर्ट में कोई भी लाइट हमें यहाँ पर नहीं दिख रही है, इसीलिए इस मोड में हमें ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं और लाइट के बारे में हम थोड़ी ही देर में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं Z प्रेस करके मटेरियल प्रीव्यू वाली सेक्शन में आ जाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम इन ऑब्जेक्ट्स में कलर्स करेंगे। सो कलर्स ऐड करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज सेक्शन में आकर के ये वाला जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट मटेरियल देखने को मिल जाएगा। इसको हम डबल टैप करके रीनेम कर लेंगे और यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए नीचे यहाँ पर जो बेस कलर है इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर कोई भी कलर अब यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट से कलर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे और कलर करने के लिए हम यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके एक स्लॉट बना लेंगे और इस स्लॉट के अंदर या तो हम नया मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो हमारा पुराना मटेरियल है रेड कलर का उसको लोड करने के लिए हम इस बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको लोड कर देंगे। सो मैं यहाँ पर एक नया मटेरियल ऐड करूँगा
और नीचे हम यहाँ पर बेस कलर सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे यहाँ पर और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपको अपना ऑब्जेक्ट जो है वो मेटेलिक बनाना है तो आप इस मेटेलिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिव बनाना है तो इस रफनेस को हम 0 कर देंगे, और वहीं रफनेस को अगर हम 1 कर दें तो ये यहाँ पर नॉन रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। सो दूसरे ऑब्जेक्ट्स में हम कलर ऐड कर लेते हैं। ये जितने भी कलर्स हम क्रिएट करते जाएंगे वो हमें यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे, और देन हम इन कलर्स के बीच में ईजिली स्विच कर सकते हैं। जैसे कि ये सिलेंडर है, इसके ऊपर मुझे ब्लू कलर चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे नया मटेरियल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से इस ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लूँगा। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में भी सेम कलर सेम मटेरियल जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड देन अगर हम इस कलर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे तो वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में चेंज होगा। यहाँ पर ये नंबर शो करेगा कि ये वाला कलर कितने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाइड है। हम यहाँ पर एक नया कलर क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से हम इसका बेस कलर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी रफनेस 0 कर दी है, और देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो शाइन कर रहा है। इस ग्रीन मटेरियल को अगर मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर अप्लाई करना है तो उसका हमारे पास एक शॉर्टकट है। सबसे पहले मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूंगा, और जो वाला मटेरियल मुझे इन ऑब्जेक्ट्स के साथ लिंक करना है उस कलर वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा। जिस ऑब्जेक्ट से हम कलर कॉपी करेंगे वो वाला एक्टिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड देन हम कंट्रोल प्लस L प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें मटेरियल्स को लिंक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में भी सेम कलर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास 2 ग्रीन कलर्स हों, एक रिफ्लेक्टिव हो एक नॉन रिफ्लेक्टिव हो। सो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन रिफ्लेक्टिव ग्रीन कलर जो है वो अप्लाई करना चाहूँगा। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पर आपको दोबारा से नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस ग्रीन मटेरियल को कॉपी भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर ये वाला जो नंबर है इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो अब ये ग्रीन कलर डुप्लीकेट होके इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया है। और अब अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज चेंज करूँगा तो वो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई होंगी, क्योंकि ये वाला जो मटेरियल है वो डुप्लीकेट हो चुका है। और अब हम यहाँ पर इसकी रफनेस वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, और सेम मेथड फॉलो करके हम इन बाकी के ऑब्जेक्ट्स में भी कलर कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऊपर यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्क स्पेसेस हैं, और इनको सेलेक्ट करने से हमारे यूज़र इंटरफेस के जो एडिटर्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर सेट हैं। जैसे कि अगर हमें एनिमेशंस करने हैं तो हम इस एनिमेशन टैब के ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पर एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए जो भी एडिटर्स हमें चाहिए ब्लेंडर ने उन सभी एडिटर्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखा है। जैसे हमें अगर कलरिंग करनी हो तो हम इस कलरिंग टैब में जाएंगे, और जो जो एडिटर्स हम यहाँ पर कलर्स करने के लिए यूज़ करते हैं वो एडिटर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हैं। तो हमें इन एडिटर्स को बार बार इस तरह से मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जो हमने कलरिंग की है वो बिल्कुल बेसिक है। एडवांस कलरिंग करने के लिए हम इस शेडर एडिटर का यूज़ करते हैं, और इन एडवांस मटेरियल्स को शेडर एडिटर को हम इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ में आने वाली वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। बाय द वे, अगर आपको किसी एडिटर को फुल स्क्रीन करना है तो उस एडिटर के ऊपर हम अपना माउस ले आएंगे एंड प्रेस करेंगे कंट्रोल एंड स्पेस बार, एंड अगेन कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंटर करने से वो एडिटर फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी एडिटर को मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज भी कर सकते हैं। नो फ्रेंड्स, लेट अस सपोज कि आपने ऑब्जेक्ट्स को अभी तक कलर नहीं किया हुआ है और आप यहाँ पर सॉलिड व्यू में हो, और जब 3D व्यू पोर्ट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसी चीज़ को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए हम यहाँ पर शेडिंग प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एंड यहाँ पर मटेरियल की जगह अगर हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स में हमें रैंडम कलर्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर ये कलर्स टोटली रैंडम हैं। अगर हम मटेरियल वाले प्रीव्यू में जाएंगे तो हम इन ऑब्जेक्ट्स का एक्चुअल कलर देख सकते हैं। 3D में हमारे पास ऑब्जेक्ट के 2 शेडिंग मेथड्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लैट शेडिंग में हैं, यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स में हमें इंडिविजुअल फेसेस और ये लाइंस देखने को मिल जाएंगी। इनकी शेडिंग को स्मूथ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे
एंड देन हमें यहाँ पर शेड स्मूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट की शेडिंग यहाँ पर स्मूथ हो जाएगी। अगेन इसको फ्लैट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर शेड फ्लैट सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं सेलेक्ट करके इसको शेड स्मूथ करूँ तो देखिए यहाँ पर सिलेंडर अब हमें प्रॉपरली नज़र नहीं आ रहा है। इसकी शेडिंग जो है वो थोड़ी सी हमें वियर्ड सी देखने को मिल रही है। और इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करके शेड ऑटो स्मूथ करेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्मूथ भी हो चुका है और प्रॉपर इसकी शेप भी हमें नज़र आ रही है। अगर आप ब्लेंडर 2.8, 2.9 यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको यहाँ पर शेडिंग ऑटो स्मूथ का ऑप्शन देखने को ना मिले। तो उस केस में आप सिंपली ऑब्जेक्ट को शेड स्मूथ करेंगे एंड नीचे यहाँ पर ये जो पैनल है ऑटो स्मूथ का, इसको आप इनेबल कर देंगे। अगर शेड स्मूथ करने के बाद आपको ये पैनल नज़र नहीं आता है तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डाटा प्रॉपर्टी में ये जो हमें ट्रायंगल सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप इस नॉर्मल्स वाले सेक्शन में जाकर के यहाँ पर भी आप इस ऑटो स्मूथ वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और ये नॉर्मल्स क्या होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में एडिट मोड के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट हम ब्लेंडर का काफ़ी पावरफुल फीचर देखेंगे, मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स को एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर ये जो रेंच जैसा आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर क्लिक करके इन मॉडिफायर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ब्लेंडर में मॉडिफायर्स ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो ज्योमेट्री में जो ऑब्जेक्ट्स में नए फीचर्स ऐड कर देते हैं, उनको मॉडिफाई कर देते हैं, बट बिना उन ऑब्जेक्ट्स को परमानेंटली मॉडिफाई किए। यानी कि हम कभी भी इन मॉडिफायर्स को ऑफ कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोसीजरली मॉडिफाई हो जाएगा। कुछ बेसिक मॉडिफायर्स को हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर ये जो एरे मॉडिफायर है इसको यहाँ पर ऐड करूँ तो ये हमारे पास एक मॉडिफायर ऐड हो जाएगा। यानी कि ये हमारे ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स एक पैटर्न में रिपीट कर देगा। जैसे यहाँ पर मैं नंबर ऑफ काउंट्स इंक्रीज़ करूँ और इसकी एक्स वैल्यू को इंक्रीज़ कर दूँ तो देखिए यहाँ पर प्रोसीजरली मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस क्यूब के मल्टीपल्स बन चुके हैं और यहाँ से मैं काफ़ी ईजिली इन वैल्यूज़ को प्रोसीजरली चेंज कर सकता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके इस मॉडिफायर को मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर एक मॉडिफायर है बेवल मॉडिफायर और साथ में ही फ्रेंड्स इस मॉडिफायर की हेल्प से हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करने का। जब भी हम इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट मोड में ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी कि इनकी लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल को चेंज करते हैं तो उसके बाद हमें इन वैल्यूज़ को अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, 0 एंड 1 एंटर करना पड़ेगा बिना ऑब्जेक्ट के विजुअल्स को चेंज किए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर स्केल को रीसेट करूँ Alt+S से तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है। बट हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि इसका जो स्केल है वो अप्लाइड हो जाए, यानी कि यहाँ पर स्केल की वैल्यू 1 हो जाए बिना ऑब्जेक्ट को रीसेट किए। सो ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करेंगे Ctrl+A और अब यहाँ से हम इसकी लोकेशन, रोटेशन, स्केल ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पर मैं स्केल अप्लाई करूँगा तो देखिए अब यहाँ पर स्केल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 111 हो चुकी है और अब अगर मैं Alt+S प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दोबारा से क्यूब में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। मैं यहाँ पर Ctrl+Z प्रेस करके इसको अंडू करूँगा और यहाँ पर मॉडिफायर्स में देखिए जब हमने इस ऑब्जेक्ट को स्केल अप्लाई नहीं किया था तो इस मॉडिफायर का जो रिजल्ट था यानी कि इसकी जो यहाँ पर एजेस बेवल हुई थी, ये वाला बेवल का डिस्टेंस काफ़ी कम था और ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था। यानी कि हमारा ये बेवल मॉडिफायर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था और जैसे ही हमने Ctrl+A प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट के स्केल को अप्लाई कर दिया, ये जो मॉडिफायर है वो अब अच्छे से अप्लाई हो चुका है। सो जब भी आपको लगे कि आपके ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर थोड़ा अलग सा है तो सबसे पहले आप ये चेक कर लें कि आपने उस ऑब्जेक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई किया हुआ है। जैसे यहाँ पर अभी इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो अप्लाइड नहीं है और मैं Alt+G प्रेस करूँगा तो ऑब्जेक्ट रीसेट हो जाएगा। बट मैं इसी लोकेशन को इसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन बनाना चाहूँगा तो उस केस में मुझे इसकी लोकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। मैं प्रेस करूँगा Ctrl+A एंड इस तरह से मैं इसकी लोकेशन को भी अप्लाई कर दूँगा। यहाँ पर कुछ और मॉडिफायर्स को हम देखते हैं तो यहाँ पर मैं Shift+A प्रेस करके एक प्लेन ले लूँगा, देन Shift+C प्रेस करके
3D कर्सर को वर्ड ओरिजिन के ऊपर ले जाऊंगा एंड इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके Shift+S प्रेस करके इस सेलेक्शन को मैं 3D कर्सर के पास ले जाऊंगा एंड देन इसको हम यहाँ पर स्केल कर देंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस शेडो एंड कैविटी का इफेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस प्लेन को हम सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर एक मॉडिफायर ऐड करेंगे, सोलिडिफाई। सो ये मॉडिफायर इस तरह से ऑब्जेक्ट में थिकनेस ऐड कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मॉडिफायर है सब डिवीजन सरफेस। इस मॉडिफायर का भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और ये एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री को और ज़्यादा डेंस कर देता है, उसको सब डिवाइड कर देता है और कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। एक और हमारे पास यहाँ पर मॉडिफायर है वायर फ्रेम और इस वायर फ्रेम से हमें कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर और काफ़ी सारे मॉडिफायर्स हैं, इन मॉडिफायर्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं और मॉडिफायर्स के ऊपर काफ़ी डिटेल में एक इन डेप्थ वीडियो रहेगी। सो इन सभी मॉडिफायर्स में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडिफायर है वो है ज्योमेट्री नोड। ज्योमेट्री नोड्स का यूज़ करके हम काफ़ी सारे कूल ऑब्जेक्ट्स प्रोसीजरली क्रिएट कर सकते हैं, उनको एनिमेट कर सकते हैं और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं। और क्योंकि ज्योमेट्री नोड अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है तो इसके ऊपर यहाँ पर अलग से बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज़ रहेगी। सो फाइनली अब हम एक सिंपल सा मॉडल तैयार करेंगे एंड देन उसमें लाइटिंग एंड कैमरा एडजस्ट करके एक फाइनल आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे। सो इन कलेक्शंस को यहाँ पर मैं मिनिमाइज़ करूँगा एंड यहाँ पर C प्रेस करके हम एक नई कलेक्शन बना लेंगे एंड राइट क्लिक करके इस कलेक्शन को एक कलर असाइन कर देंगे। देन इन सभी कलेक्शंस को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस मेन कलेक्शन के अंदर डाल देंगे और इन ऑब्जेक्ट्स को भी इस कलेक्शन के अंदर डाल देंगे। सो अब इस आई आइकन के ऊपर क्लिक करके हम इस कलेक्शन को टेम्परेरी हाइड कर सकते हैं, बट क्योंकि फ़िलहाल के लिए हम इस कलेक्शन को यूज़ नहीं करने वाले हैं तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करके आप कलेक्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। हाइड करने के बजाय अगर आप इस कलेक्शन को डिसेबल कर देंगे तो इससे एक तो आपकी सिस्टम की मेमोरी थोड़ी सी फ्री हो जाएगी और दूसरी बात, अब ये कलेक्शन यहाँ से डिसेबल हो चुकी है तो फिर फाइनल आर्ट वर्क में या फिर कुछ हिडन फीचर्स होते हैं उनसे भी ये कम्प्लीटली डिसेबल हो जाएगी। यहाँ पर एक नई कलेक्शन बनाएंगे एंड यहाँ पर Shift+A प्रेस करके एक यहाँ पर हम प्लेन ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इस प्लेन में हम थिकनेस ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम मॉडिफायर्स के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर इस सोलिडिफाई मॉडिफायर को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड थिकनेस में हम 0.1 एंटर कर देंगे और साथ साथ में हम इसको कलर भी करेंगे तो इसलिए हम इसको मटेरियल प्रीव्यू के अंदर मॉडल करेंगे। कलर करने के लिए हम इस मटेरियल सेक्शन के अंदर आ जाएंगे एंड यहाँ पर नया मटेरियल हम ऐड कर देंगे एंड यहाँ पर वाइट कलर की इंटेंसिटी को हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। देन हम Shift+D प्रेस करेंगे एंड राइट क्लिक करेंगे तो नया ऑब्जेक्ट उसी प्लेस के ऊपर चला जाएगा। इसको मूव करने से पहले हम यहाँ पर स्नैपिंग इनेबल कर लेंगे एंड मेक श्योर यहाँ पर इंक्रीमेंट हो। अगर यहाँ पर स्नैपिंग ऑप्शन इनेबल नहीं है तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो आपको कंट्रोल की होल्ड करके रखनी पड़ेगी और इस तरह से आप इस ऑब्जेक्ट को ग्रिड के साथ स्नैप कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें नया मटेरियल चाहिए तो हम इस वाइट कलर को इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एंड यहाँ से हम इसको नया कलर असाइन कर देंगे। ओके, अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, Shift+D प्रेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये नए दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी हम स्नैप करके यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अगेन इन सबको सेलेक्ट करके Shift+D करेंगे एंड इन चारों ऑब्जेक्ट्स को भी हम यहाँ पर स्नैप कर देंगे और सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। और अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम ब्लैक मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पर वाइट मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक और यूज़फुल शॉर्टकट देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ एंड देन अगर मैं Shift+R प्रेस करूँगा तो हमने जो भी लास्ट में एक्शन परफॉर्म किया होगा वो रिपीट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोटेट कर दिया एंड देन अगर मैं Shift+R बार बार प्रेस करूँ तो हमारा लास्ट एक्शन जो है वो यहाँ पर बार बार परफॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो बार बार रोटेट होगा। तो इसी शॉर्टकट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगा एंड देन Shift+D प्रेस करने के बाद मैं इनको X एक्सिस में लॉक करके कंट्रोल की प्रेस करके
यहाँ पर मूव कर दूंगा एंड देन लेफ़्ट क्लिक करके हम एक पूरा एक्शन परफॉर्म कर देंगे। और अब अगर मैं Shift+R प्रेस करूँ तो हमारा जो प्रीवियस एक्शन है यानी कि डुप्लीकेट करने का और ऑब्जेक्ट को प्लेस करने का, वो दोनों रिपीट होंगे। और मैं चाहूँ तो जितनी बार Shift+R प्रेस करके इन एक्शंस को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करूँगा Shift+D एंड इस बार मैं इनको Y एक्सिस में मूव करूँगा। कंट्रोल की होल्ड करके हम इनको स्नैप करेंगे एंड Shift+R 2 बार प्रेस करेंगे तो हमारे ये ऑब्जेक्ट्स डुप्लीकेट हो जाएंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक चेस बोर्ड क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक और कलेक्शन बनाऊँगा। Shift+A प्रेस करके हम यहाँ पर एक क्यूब ले लेंगे और इसको इस तरह से हम स्केल कर लेंगे। और यहाँ पर एक मॉडिफायर है नीचे, वायर फ्रेम मॉडिफायर, इसको इनेबल कर देंगे एंड यहाँ पर इसकी थिकनेस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। एंड यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट इसी लोकेशन के ऊपर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इस 3D कर्सर को हम इस ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे। तो उसके लिए हम Shift+S प्रेस करेंगे एंड कर्सर टू सेलेक्टेड एंड देन यहाँ पर हम एक नया ऑब्जेक्ट लेट से UV स्फीयर यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको भी यहाँ पर 2 टाइम्स स्केल कर देंगे। एंड देन इसके अंदर भी इस तरह से वायर फ्रेम मॉडिफायर हम ऐड कर देंगे। और इन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम यहाँ पर रैंडमली मटेरियल क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे जो चेस वाले कलर्स हैं इनको भी हम यहाँ पर रफनेस डिक्रीज करके रिफ्लेक्टिव बना देंगे। और लास्ट में यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर और ऐड कर देंगे, एक सिंपल सा क्यूब, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट में मैं आपको कूल एमिशन मटेरियल बताऊंगा। और इस वीडियो में हमने ऑलरेडी कीबोर्ड शॉर्टकट्स की सुनामी ला दी है, बट एक और हम यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट देखेंगे। लेट्स से मुझे अभी इस क्यूब के ऊपर फोकस करके इसको अच्छे से मॉडल करना है, बट यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो मुझे ये क्यूब जो है वो अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसी सिचुएशंस में अपनी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करने के लिए कीबोर्ड के ऊपर नंबर पैड की में जो स्लैश की है उसको आप प्रेस करेंगे और आप उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लोकल व्यू में आ जाओगे। देखिए यहाँ पर हमने आउटलाइनर में कुछ भी हाइड नहीं किया है, बट फिर भी यहाँ पर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। उसका रीज़न है कि हम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के लोकल व्यू में हैं। और अब हम इस मॉडल के ऊपर यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं मॉडिफायर सेक्शन में जा कर के एक यहाँ पर बेवल मॉडिफायर ऐड कर दूंगा। राइट क्लिक करके इसको शेड ऑटो स्मूथ कर देंगे एंड यहाँ पर मटेरियल सेक्शन के अंदर आकर के हम एक न्यू मटेरियल यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे एमिशन। एंड यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर जो एमिशन कलर है इसको हम यहाँ पर चेंज कर देंगे और इस ऑब्जेक्ट का कलर भी हम यहाँ पर सेम कर देंगे और एमिशन की स्ट्रेंथ यहाँ पर हम इंक्रीज कर देंगे। एंड देन हम इस कैमरा जैसे आइकन के ऊपर क्लिक करके रेंडर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आ जाएंगे एंड मेक श्योर यहाँ पर रेंडर इंजन आपका EV सेलेक्ट है। एंड देन हम इस ब्लूम इफेक्ट को ऑन कर देंगे और इस तरह से हमें एमिशन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। हम यहाँ पर स्लैश की प्रेस करके इस लोकल व्यू से एग्जिट करेंगे एंड इस क्यूब को हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देंगे। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके इनको स्केल डाउन कर देंगे। एंड फाइनली अब हम लाइट्स ऐड करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हम इस मटेरियल प्रीव्यू के अंदर हैं, सो लाइट्स देखने के लिए हम इस लास्ट वाले ऑप्शन रेंडर प्रीव्यू में जाएंगे और अभी इस 3D व्यू पोर्ट में कोई भी लाइटिंग नहीं है, सो इसीलिए ऑब्जेक्ट्स हमें व्यू पोर्ट में डार्क नज़र आ रहे हैं। सो लाइट्स ऐड करने के लिए हम यहाँ पर एक नई कलेक्शन बना लेंगे एंड Shift+A प्रेस करके हम इस 3D व्यू पोर्ट में एक पॉइंट लाइट ऐड कर देंगे। एंड देन यहाँ पर प्रॉपर्टीज सेक्शन के अंदर आके ये जो बल्ब जैसा आइकन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इस लाइट की जो पावर है वो 10 वाट से यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए इसकी पावर कंट्रोल करने से अब हमें 3D व्यू पोर्ट में इसका इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ से हम इस लाइट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ और लाइट्स ऐड कर लेंगे। सो हम यहाँ पर Shift+A प्रेस करके न्यू लाइट्स क्रिएट कर लेंगे या फिर आप एग्जिस्टिंग लाइट्स को भी Shift+D प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इतनी लाइट्स ऐड करने के बाद भी हमारे ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं
ये अच्छे से लाइट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका रीज़न है इनका मटेरियल। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट के मटेरियल को देखें तो यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को फुली मेटेलिक बना दिया है एंड इसको हाईली रिफ्लेक्टिव बना दिया है। तो ये मटेरियल एक तरह से परफेक्ट मिरर की तरह काम कर रहा है और ये अच्छे से लाइट को एब्जॉर्व नहीं कर रहा है। सो इसीलिए हमें ये मटेरियल्स डल से नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी मेटलनेस थोड़ी सी डिक्रीज कर दूंगा एंड इसको थोड़ा कम रिफ्लेक्टिव बना दूंगा। सेम इस फेयर वाले मटेरियल के साथ करेंगे और देखिए अब ये मटेरियल्स अच्छे से लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम किसी भी लाइट को सेलेक्ट करके उसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज सेक्शन में किसी दूसरी टाइप ऑफ लाइट में भी स्विच कर सकते हैं। सो पॉइंट लाइट एक तरह से एक पॉइंट है जो अपने चारों तरफ एक लाइट जो है वो इमिट कर रहा है। वहीं स्पॉट लाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लाइट इमिट करेगा और इसके ट्रांसफॉर्मेशंस को आप ग्रैब और रोटेट वाले शॉर्टकट्स के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। या यहाँ पर इस स्पॉट लाइट को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस लाइट के साथ ये एक येलो डॉट है, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप इस स्पॉट लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। और स्पॉट लाइट की ही तरह हमारे पास यहाँ पर है एरिया लाइट और यहाँ पर हम इसको स्केल करके इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर है सनलाइट। सो यहाँ पर हम इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे एंड आप R या फिर डबल R प्रेस करके इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हो, या फिर इस येलो डॉट के ऊपर क्लिक एंड ड्रैग करके भी आप इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। और देखिए ऑब्जेक्ट्स की जो शेडो है वो डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पर चेंज होगी। सो एक अच्छा आर्ट वर्क जनरेट करने के लिए कलर कॉम्बिनेशंस की इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो यहाँ पर मैं कुछ मटेरियल्स के कलर को थोड़ा एडजस्ट करूँगा। इस ब्लैक कलर की जगह हम कोई और कलर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस क्यूब के ऊपर एक बेवल मॉडिफायर भी ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडम कलर्स असाइन कर दूंगा। अगेन इस वीडियो का मेन फोकस पॉइंट है आपको ब्लेंडर सिखाना। कलर थ्योरी, कंपोजिटिंग, आर्ट वर्क को कैसे अच्छे से रिफाइन करेंगे उनको हम अलग से प्रॉपरली देखेंगे। सो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम आर्ट वर्क को रिफाइन करने में नहीं लगाऊंगा। चलिए लाइटिंग के कुछ और फीचर्स देखते हैं। सो जब मैं यहाँ पर सभी लाइट्स को ऑफ कर रहा हूँ और साथ में ये जो ग्लोइंग ऑब्जेक्ट है इसको भी अगर मैं यहाँ पर हाइड कर दूँ फिर भी हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, कलर्स दिख रहे हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर कोई और लाइट सोर्स भी होगा जो यहाँ पर इस 3D व्यू पोर्ट में लाइट ऐड कर रहा है। सो ब्लेंडर में इन लाइट्स के अलावा एक और लाइट है जो कि पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करती है। ये जो यहाँ पर वर्चुअल वर्ल्ड है इस पूरे वर्ल्ड की भी एक लाइट है और उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर इस वर्ड जैसे आइकन के ऊपर चले जाएंगे एंड यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रेंथ है इसको अगर मैं यहाँ पर 0 करूँ तो देखिए अब यहाँ पर व्यू पूरी तरह से डार्क हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लाइट के नाम पर एक बेसिक सा कलर यहाँ पर सेलेक्टेड है। हम यहाँ पर कलर की जगह इमेजेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ब्लेंडर उन इमेजेस का जो लाइटिंग डाटा है उसको यूज़ करके इस पूरे वर्ल्ड में लाइट्स ऐड कर सकता है। सो इमेजेस का यूज़ करके लाइट्स ऐड करने के लिए मेक श्योर यहाँ पर सरफेस में बैकग्राउंड सेलेक्टेड है एंड यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर इन्वायरमेंट टेक्सचर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ से हम कोई भी एक इमेज यहाँ पर ओपन कर लेंगे और देखिए अब इस व्यू में यहाँ पर लाइट्स ऐड हो चुकी हैं और यहाँ पर साथ में हमें ये वाली इमेज भी नज़र आ रही है। अगर इस इमेज को हमें हाइड करना है तो हम यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके फिल्म सेक्शन को ओपन करके यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को आप चेक कर देंगे। तो अब उस इमेज की लाइटिंग जो है वो इस 3D व्यू पोर्ट में यहाँ पर सेलेक्टेड है और यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर इस 3D व्यू पोर्ट के कलर्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। बट यूजुअली हम यहाँ पर नॉर्मल इमेजेस का यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए एक अलग तरह की इमेज होती है HDRI, जो कि एक 360 डिग्री फुल इमेज होती है और उसमें लाइटिंग इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे यहाँ पर मैं एक HDRI इमेज को यहाँ पर लोड करूँ तो देखिए यहाँ पर व्यू की लाइटिंग जो है वो चेंज हो चुकी है और क्योंकि ये HDRI इमेज काफ़ी ब्राइट है और हमारे मटेरियल्स भी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हैं तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इस ब्लूम इफ़ेक्ट को डिसेबल करूँगा एंड यहाँ पर फ्रेंड्स आप इस वर्ड की लाइटिंग को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी डिक्रीज़ करूँगा और हमने जो यहाँ पर लाइटिंग बनाई हुई है इन दोनों को कंबाइन करके भी मैं लाइट्स क्रिएट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए ये जो हमने बेसिक शेप्स बनाई हैं
इनके ऊपर भी लाइट्स का काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। हमें फाइनल इमेज या फाइनल वीडियो को जनरेट करने के लिए उसे कंप्यूटर में प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि ये जितनी भी लाइट्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जो शेडोज़ क्रिएट होंगी, इन सबको कैलकुलेट करना पड़ता है और तब जाकर हमारा फाइनल आर्ट वर्क जनरेट होता है। और वही काम ये रेंडर इंजन्स करते हैं। ब्लेंडर में यहाँ पर दो रेंडर इंजन्स हैं, ईवी एंड साइकिल्स। जो वर्क बेंच है वो बेसिकली सॉलिड व्यू ही है। सो हमारे पास है यहाँ पर ईवी, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। जैसे यहाँ पर मैं 3D व्यू पोर्ट में मूव करूँ तो मुझे यहाँ पर स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और इसका ज़्यादातर यूज़ एनिमेशंस में, वीडियो गेम्स में, जो बेसिक टीवी पर जो कार्टून्स आते हैं उस तरह के एनिमेशंस और ग्राफिक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर है हमारे पास साइकिल्स रेंडर इंजन। इसका यूज़ हाई क्वालिटी आर्ट वर्क, इस तरह के जो फोटो रियलिस्टिक आर्ट वर्क्स होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये शेडोज़ को, मटेरियल्स को एंड लाइटिंग को काफ़ी अच्छे से कैलकुलेट करता है। बट ये यहाँ पर रियल टाइम रेंडर इंजन नहीं है। इसमें एक इमेज को जनरेट होने के लिए कुछ सेकंड से लेकर के कुछ घंटे भी लग सकते हैं। ये उस आर्ट वर्क की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। सो हम अपने आर्ट वर्क को जनरेट करने के लिए इन दोनों रेंडर इंजन्स का यूज़ करते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि फाइनल आर्ट वर्क, फाइनल इमेज हमें कैसे जनरेट करनी है। तो यहाँ पर मैं न्यू कलेक्शन बनाऊँगा और अभी तो हम 3D व्यू पोर्ट में सारी डायरेक्शन से देख सकते हैं, बट फाइनल आर्ट वर्क जनरेट करने के लिए हमें एक कैमरा चाहिए होगा। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मेनू से एक कैमरा ऐड कर लूँगा। और अगर 3D व्यू पोर्ट में मल्टीपल कैमरास होंगे, जैसे इस केस में हमारे पास एक कैमरा इस बेसिक शेप्स वाली कलेक्शन के अंदर है, तो मैं उस कैमरा का यूज़ नहीं करूँगा। इंस्टेड हमने एक नया कैमरा ले लिया है और इस कैमरा को एक्टिव कैमरा बनाने के लिए हम इस कैमरा वाले आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर प्रॉपर्टीज़ सेक्शन में इस सीन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जा कर के हम जिस कैमरा के साथ काम कर रहे हैं उस कैमरा को हम यहाँ पर एक्टिव कैमरा बना सकते हैं। एंड देन इस कैमरा आइकन के ऊपर क्लिक करके हम कैमरा व्यू में स्विच कर सकते हैं। और आप जी प्रेस करके डबल जेड प्रेस करोगे तो इस तरह से आप कैमरा को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज सेक्शन से भी इस कैमरा को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट्स जी से ग्रैब एंड आर से रोटेट करके भी हम इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। हम नंबर पैड 0 प्रेस करके भी कैमरा व्यू में इन एंड आउट हो सकते हैं। कैमरा के व्यू को चेंज करने का हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है। उसके लिए हम इस 3D व्यू पोर्ट में एक अच्छा सा व्यू ढूंढ लेंगे एंड देन अगर हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस नंबर पैड 0 प्रेस करेंगे तो हमारा कैमरा इस 3D व्यू पोर्ट के व्यू के साथ मैच हो जाएगा और जो भी इस बॉर्डर के अंदर है वो हमारे पास फाइनल आउटपुट जनरेट हो जाएगी। एंड देन आप शॉर्टकट्स का यूज़ करके इस तरह से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर कैमरा को सेलेक्ट करके हम कैमरा प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगे एंड कैमरा के व्यू को और अच्छे से देखने के लिए हम यहाँ पर व्यू डिस्प्ले के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हम यहाँ पर सराउंडिंग्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और अब हम अच्छे से देख पाएंगे कि हमारा कैमरा कौन सी इमेज फाइनल आउटपुट करेगा। कैमरा को कंट्रोल करने का हमारे पास एक और ऑप्शन है। उसके लिए हम यहाँ पर ये वाला जो एरो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर राइट साइड बार ओपन कर लेंगे। एन की प्रेस करके भी आप राइट साइड बार या एन पैनल को ओपन कर सकते हैं। सो टी हमारा लेफ्ट साइड बार के लिए यानी कि टूल्स के लिए है और एन हमारा राइट साइड बार के लिए यानी कि एन पैनल के लिए है। सो अब कैमरा को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर व्यू वाले सेक्शन में जाएंगे एंड यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को हम इनेबल कर देंगे, कैमरा टू व्यू। तो अब आप जिस तरह से 3D व्यू पोर्ट को कंट्रोल करते हो आप कैमरा मोड को भी इसी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। आप एक्सीडेंटली यहाँ पर कैमरा व्यू को ना चेंज कर दें, इसीलिए हमारे पास ये वाला ऑप्शन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। और यहाँ पर हम होम की प्रेस करके इसको जूम कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका माउस का स्क्रॉल व्हील जो है वो इस विंडो को जूम इन एंड जूम आउट करने के बजाय इस पूरे व्यू को जूम इन एंड जूम आउट कर देगा। सो जब आपका कैमरा यहाँ पर एडजस्ट हो जाए आप एन प्रेस करके यहाँ पर व्यू सेक्शन में जाके इस ऑप्शन को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं और आप एक्सीडेंटली इस कैमरा व्यू को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। देन इमेज को रेंडर करने के लिए हम यहाँ पर रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे। यहाँ पर रेंडर इंजन हम ईवी सेलेक्ट करेंगे
एंड यहाँ पर जितने ज़्यादा यहाँ पर रेंडर सैंपल्स रहेंगे उतनी ही फाइनल इमेज की क्वालिटी यहाँ पर बढ़िया रहेगी, बट बहुत ज़्यादा भी आपको इसको इंक्रीज़ नहीं कर देना है। एंड इस ग्लोइंग ऑब्जेक्ट को भी हम यहाँ पर अनहाइड कर देंगे। देन फाइनल इमेज जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे रेंडर में एंड देन रेंडर इमेज, और ये इमेज हमने ईवी रेंडर इंजन से रेंडर की है और ये इंस्टेंटली यहाँ पर रेंडर हो गई है। इस इमेज को सेव करने के लिए हम जाएंगे इमेज में एंड देन सेव। इसका शॉर्टकट है Alt+S एंड देन यहाँ से हम वेरियस फॉर्मेट्स में इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इमेज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आप यहाँ पर PNG सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर थर्ड ऑप्शन RGB अल्फा सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पर प्रॉपर फाइल नेम दे करके इसको आप सेव कर लेंगे। यहाँ पर कैमरा के नीचे एक और ऑप्शन है आउटपुट प्रॉपर्टीज़ का एंड यहाँ से आप इस कैमरा का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर इमेज आउटपुट करने वाले हैं तो आप यहाँ पर स्क्वायर इमेज 1080x1080 सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन कैमरा को एडजस्ट करके आप न्यू इमेज यहाँ पर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप ईवी रेंडर इंजन में स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस एंड एम्बिएंट ऑक्लूजन भी आप इनेबल कर सकते हैं। एम्बिएंट ऑक्लूजन से हमें इसकी शेडोज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, बट जैसे ही आप यहाँ पर इस डिस्टेंस को मॉडिफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा शेडो इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएगा। सो अब हम यहाँ पर साइकिल्स रेंडर इंजन के अंदर स्विच करेंगे एंड यहाँ पर भी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, व्यू पोर्ट और रेंडर। एंड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर साइकिल्स रेंडर इंजन में आपको रेंडर आउटपुट में मैक्सिमम सैंपल्स आपको 4096 देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर डीनोइजिंग भी ऑलरेडी इनेबल है, तो यहाँ पर कम सैंपल्स के अंदर भी अच्छी खासी इमेज जनरेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर 100 सैंपल्स सेलेक्ट करूँगा एंड देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आउटलाइनर में हमें यहाँ पर कैमरा बटन देखने को मिल जाएगा एंड इसको आप यहाँ पर फिल्टर से ऑफ या ऑन कर सकते हैं। सो जो ऑब्जेक्ट्स मुझे फाइनल आउटपुट में नहीं चाहिए मैं यहाँ पर इस कैमरा आइकन के ऊपर क्लिक करके उस चीज़ को रेंडरिंग के लिए डिसेबल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर हमने इस चेस बोर्ड को डिसेबल कर दिया है, तो अब अगर यहाँ पर हम फाइनल इमेज जनरेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर चेस बोर्ड हमारा रेंडर नहीं हो रहा है, और क्योंकि हम यहाँ पर साइकिल्स में रेंडर कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे 30 सेकेंड्स लग गए हैं इस इमेज को जनरेट करने में। और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हमारे पास यहाँ पर व्यू होगा उतना ही यहाँ पर इस आर्टवर्क को रेंडर होने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप अपने फाइनल आर्टवर्क को रेंडर कर पाओगे। यहाँ पर कैमरा प्रॉपर्टीज़ में हम डेप्थ ऑफ फील्ड को भी इनेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर हम एफ स्टॉप की वैल्यू को चेंज करें तो देखिए यहाँ पर सारा व्यू ब्लर हो गया है, और जैसे ही हम एफ स्टॉप को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती जाएगी। और यहाँ पर हम आई ड्रॉपर के ऊपर क्लिक करके किसी ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके भी एफ स्टॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट मोड को एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी तो हम सिर्फ बेसिक शेप्स का ही यूज़ कर रहे थे। एडिट मोड के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम इन बेसिक शेप्स को मॉडिफाई करके अपने खुद के मॉडल्स तैयार करें। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ नाइस डे।